एसएससी जीडी के 2019 में पूछे गए जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में बताए गए 25 प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जीडी के 2019, 20 और 21 में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक एक करके बताया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूरी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी में स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी, तो माजुली। माजुली किस नदी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यदि इंपॉर्टेंट बात की यदि करें तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा और एक है दक्षिण गंगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हो जाएगा कावेरी नदी। और यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दो ऐसी नदी है जो डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी कि ये दो नदियां ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, उसके बजाय क्या बनाती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदी, तो क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो हम लोग का प्रश्न है कि माजुली किस नदी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, जूट उत्पादन, नील उत्पादन, कृषि या फिर मछली उत्पादन। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मछली उत्पादन। क्या हो जाएगा, तो मछली उत्पादन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली उत्पादन हो जाएगा। और भी महत्वपूर्ण क्रांति है जैसे कि श्वेत क्रांति से, दोस्तों क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन और हरित क्रांति हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। तो दोस्तों ये जो चार आपको बताया गया है क्रांति से संबंधित, तो ये चारों ही आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अस्टेपिस। कौन सा हो जाएगा, तो अस्टेपिस हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अस्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डी पाई जाती है, दोनों कान मिलाकर कुल 6 हड्डी पाई जाती है, जिसमें से मेलियस 2 होता है, इनकस 2 होता है और अस्टेपिस 2 होता है। तो कुल मिलाकर 6 हड्डी पाई जाती है कान में। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्टेपिस हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। और अस्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कान में पाई जाती है। कान में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 6 हड्डी पाई जाती है, जिसमें से मेलियस, इनकस और अस्टेपिस पाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि चार मीनार निम्न में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद। कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में है चार मीनार। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि चार मीनार मूसी नदी के तट पर स्थित है और चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया है। और सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये जो सिकंदराबाद और हैदराबाद है, इन दोनों ही शहर को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जुड़वा शहर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों अध्ययन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विषाणु को इंग्लिश से कहा जाता है वायरस। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायरोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरोलॉजी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, माइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है दोस्तों, तो कवकों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी से कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवालों का अध्ययन। पेडोलॉजी हो जाएगा मृदा का अध्ययन। तो ये जो तीन आपको अध्ययन बताया गया, तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी। किन की है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए
सही आंसर आप याद रखिएगा कौन सी है, तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा किसके संविधान से, दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। किस भाग में दोस्तों, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितना, तो दोस्तों 12 से 35 में किया गया है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में दोस्तों, तो क्या हो जाएगा भाग 3 में, किस अनुच्छेद में, तो 12 से 35 में है। और मूल संविधान में कितने अधिकार थे मौलिक अधिकार दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो हम लोग का एक ही प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था, क्या हो जाएगा दोस्तों अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अरब सागर में। कहाँ है, तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। और लक्षद्वीप के बारे में आप 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, जिसमें से पहला है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है दोस्तों, तो 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों कवारती हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कवारती। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने कुल द्वीप है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 36, और राजधानी क्या हो जाएगा, कवारती हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुई थी, तो दोस्तों 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कौन से समझौता दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और गांधी इरविन समझौता का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है, तो दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जो कि कब शुरू हुई थी दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता का संबंध किस आंदोलन से है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखेगा गांधी इरविन समझौता के बारे में। अगला हम लोग का प्रश्न है कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है। आपको बताना है कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है, तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जयपुर। कहाँ है, तो दोस्तों जयपुर में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। हवा महल कौन से शहर में स्थित है, क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। और हवा महल के बारे में आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उप नदी नहीं है, यानी कि सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गंगा हो जाएगा, जो कि सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। बाकी रावी, झेलम और चीनाब ये तीनों ही सिंधु नदी की उपनदी है। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि सिंधु नदी के सहायक नदी कुल कौन कौन है दोस्तों, क्या हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। ये 5 प्रकार की नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी यानी कि उपनदी है दोस्तों। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से होता है। किस हिमनद से दोस्तों, तो सानोख्या बाब हिमनद से होता है। तो इतनी सारी बातें आप सिंधु नदी के बारे में याद रखिएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगा, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। ये 5 प्रकार की नदियां हैं जो कि सिंधु की सहायक नदी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बरसाना और नंदगांव में। कहाँ होती है दोस्तों, तो बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है लठमार होली, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एसएससी जीडी के एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछा गया कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो क्या आ जाएगा, बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी याद रखिए कि लठमार होली में प्राय नंदगांव के पुरुष और बरसना गांव के महिलाएं भाग लेती है, क्योंकि भगवान कृष्ण नंदगांव के थे और राधा बरसाने के थे। इसीलिए दोस्तों कहाँ कहाँ मनाया जाता, तो क्या हो जाएगा, नंदगांव और बरसाना में मनाया जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न आ गया है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? आपको बताना कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सोना। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि सोना, जिसका संकेत होता है एयू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? दोस्तों पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रंध्र कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? रंध्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो रंध्र कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि टीपू सुल्तान। कौन? तो दोस्तों टीपू सुल्तान सबसे ज्यादा प्रेरित था। किससे दोस्तों? तो फ्रांसीसी क्रांति से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो दोस्तों 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के दोस्तों? मैसूर के शासक थे। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हम लोग का ऑप्शन में था बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो दोस्तों इन्हीं से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग के लिए था कि आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा? आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? तो सियाचिन ग्लेशियर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस। कब? तो 31 अक्टूबर को। याद रखिएगा किनके याद में? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में मनाई गई थी। कब? तो दोस्तों 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। और गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यानी कि जो गुजरात में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो किनकी प्रतिमा है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन भारत के मशहूर शहनाई वादक है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बिस्मिल्लाह खान। कौन? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा भारत के मशहूर शहनाई वादक। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में जान लीजिए कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में हुआ था। कहाँ? तो दोस्तों बिहार के डुमराव में। और इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था दोस्तों? तो बचपन का नाम पूछा जाता तो याद रखिएगा कमरुद्दीन था। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब? तो दोस्तों 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दोस्तों? तो भारत रत्न। तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। और हमारा ऑप्शन में था रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और लतीफ खान। तो दोस्तों रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और लतीफ खान सारंगी वादक है। तो आप इतनी सारी बातें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था।
तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 1757 ईस्वी को। कब, तो 1757 ईस्वी को इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को। देखिए प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को प्लासी में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहा है। ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। कब, तो 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। आपको बताना है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शिवालिक। क्या हो जाएगा, तो शिवालिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, रबी फसलों की बुआई कब की जाती है। आपको बताना है कि रबी फसलों की बुआई कब की जाती है। तो दोस्तों रबी फसलों की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर महीने में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अक्टूबर नवंबर में रबी फसलों की बुआई की जाती है। तो कटाई कब की जाती है, तो दोस्तों रबी फसलों की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल के महीने में। किस महीने में, तो मार्च अप्रैल के महीने में रबी फसलों की कटाई की जाती है। और बुआई कब, तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में। और कुछ रबी फसलों के नाम जान लेते हैं, जिसमें से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि, ये सारी रबी फसलों की किस्में हैं। और दोस्तों रबी फसलों के अलावा खरीफ फसल भी होता है। तो खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से डिजिटल लेन देन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नकद लेन देन। नाम से ही पता चलता है कि नकद लेन देन, ये डिजिटल लेन देन नहीं है। बाकी पेटीएम, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, ये सारी डिजिटल लेन देन सेवाएं हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि नकद लेन देन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि मिश्र धातु चारों ऑप्शन में से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। ये चांदी जो दोस्तों मिश्रित धातु नहीं है, बल्कि एक धातु है जिसका संकेत होता है क्या, तो एजी होता है। क्या होता है, एजी। और हम लोग जान लेते हैं टाका, पीतल और कांसा के बारे में। तो दोस्तों टाका जो होता है वो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। पीतल होता है तांबा और जस्ता का। और कांसा होता है तांबा और टीन का। लेकिन चांदी क्या है, तो एक धातु है दोस्तों जिसका संकेत एजी होता है। यह कोई भी किसी भी प्रकार का मिश्रित धातु नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीएमजीवाई को आपको बताना है कि पूर्ण रूप होता क्या है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए एक लास्ट का प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि ड्यूस शब्द का संबंध किससे है। आपको बताना है कि ड्यूस शब्द का संबंध किससे, यानी कि किस खेल से है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लॉन टेनिस। ड्यूस शब्द का संबंध किससे है, तो दोस्तों लॉन टेनिस खेल से है। और ड्यूस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ड्यूस का मतलब होता है कि स्कोर के बराबरी, या क्या होता है, स्कोर के बराबरी। स्कोर के बराबरी को ड्यूस कहते हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि टेनिस खेलने वाले स्थान को कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोर्ट कहा जाता है टेनिस खेलने वाले स्थान को। ड्यूस किसको कहते हैं, तो स्कोर के बराबरी को ड्यूस कहते हैं। और ड्यूस शब्द का संबंध किससे है, तो दोस्तों लॉन टेनिस से है। और टेनिस खेलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो कोर्ट कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी के 2019, 20 और 21 में पूछे गए सारे प्रश्न आपको कराया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।